हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। चैप्टर का नाम है बैंकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अराउंड 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है जी इसमें, फाइनल्स में। सबसे पहले बैंकिंग में देखते हैं कमर्शियल बैंक्स क्या होता है। आप डेली लाइफ में देखते होगे जी बहुत कमर्शियल बैंक्स, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सारे के सारे कमर्शियल बैंक हैं। क्या कभी आपने सोचा कि कमर्शियल बैंक हम कहते किसको है? तो दो क्वालिटीज कमर्शियल बैंक में होनी चाहिए जी। कहते कोई भी ऐसा बैंक जो ये दो क्वालिटीज फुलफिल करेगा उसको हम कमर्शियल बैंक कहेंगे। कौन सी दो क्वालिटीज? कहते सबसे पहली क्वालिटी है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। कहते कोई भी ऐसा बैंक जो लोगों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा। और दूसरी क्वालिटी ग्रांट लोन्स। कहते कोई भी ऐसा बैंक जो लोगों को लोन ग्रांट करेगा, लोन देगा और उनके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं अपना कमर्शियल बैंक्स। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। अब कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस देख लेते हैं जी। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कमर्शियल बैंक के, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला फंक्शन है कमर्शियल बैंक का एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। कहते हैं पहला काम जो कमर्शियल बैंक करेगा वो करेगा लोगों के डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। ऑलरेडी हम मीनिंग में देख चुके हैं, पर अब हम देखते हैं कि कमर्शियल बैंक जो डिपॉजिट्स हैं वो कैसे कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। तो मैंने इसका आपके लिए एक चार्ट बना दिया। कहते दो ही वेज है कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करने के। पहला वे है डिमांड डिपॉजिट्स, दूसरा है टाइम डिपॉजिट्स। पहला तरीका जो कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करने का है वो है जो डिमांड डिपॉजिट्स। अब ये डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं अभी पढ़ेंगे। अब इसके लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, डिमांड डिपॉजिट्स दो तरह के होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट डिपॉजिट और एक होता है हमारा सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट। वैसे ही हमारी दूसरी साइड पे टाइम डिपॉजिट्स भी दो तरह के होते हैं, एक है फिक्स्ड डिपॉजिट्स और एक है रिकरिंग डिपॉजिट्स। तो ये तरीके हैं जिनसे कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को। दो तरह के डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स। फर्दर चलते हैं जी, हमारा अगला टॉपिक है एडवांसिंग लोन्स। जो कमर्शियल बैंक है वो लोन भी देता है। किस किस तरह के लोन देता है? जैसे कि कैश क्रेडिट हो गया, टर्म लोन हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया। ये मेजर तरीके हैं जिसके थ्रू कमर्शियल बैंक आपको लोन देता है। फर्दर इनकी डिटेलिंग करते हैं जी फंक्शन की। हमारी जो नेक्स्ट शीट आ जाती है वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स की। मैंने बहुत अच्छा डिटेल में आपके लिए मेजर पॉइंट्स लिख दिए हैं। कहते हैं जो कमर्शियल बैंक है वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जो आप डिमांड पर विड्रॉ करवा सको। आपकी मर्जी है कब आपको जाकर विड्रॉ करवाने हैं। जब भी आपका मन करे तब आप उस डिपॉजिट को जाके विड्रॉ करवा सकते हो। बैंक आपको ये नहीं बोल सकता कि हम आपका पैसा नहीं देंगे अगर वो डिमांड डिपॉजिट है। ठीक है जी। तो कहते हैं जब भी डिमांड डिपॉजिट करवाने हैं तो दो तरह के अकाउंट्स आप खुलवा सकते हो। पहला अकाउंट है हमारे पास करंट अकाउंट, दूसरा अकाउंट है हमारे पास सेविंग्स अकाउंट। करंट अकाउंट वो लोग खुलवाते हैं जो बिजनेसमैन हैं, जिनकी फर्म्स हैं, जिनकी कंपनीज हैं। बेसिकली जो फर्म्स वाले हैं, जो बिजनेस वाले हैं, जो कंपनी वाले हैं, उनकी डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है, तो इसलिए वो करंट अकाउंट खुलवाते हैं। दूसरी चीज देखते हैं जी, अलाउ अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस। बिल्कुल, जो करंट अकाउंट डिपॉजिट्स होते हैं उनमें आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। कोई भी आकर आपको नहीं पूछ सकता कि सर आप इतनी ट्रांजैक्शन क्यों कर रहे हो। बस कंडीशन ये है आपका करंट अकाउंट होना चाहिए। तीसरी चीज, नो इंटरेस्ट इज पेड बाय बैंक। कहते आपको इस पे कोई भी ब्याज बैंक के द्वारा पे नहीं किया जाएगा। तो ये सारी क्वालिटीज हैं करंट अकाउंट डिपॉजिट्स की। हमारे पास दूसरे डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स। अब सेविंग अकाउंट नाम से पता लग रहा है हमारे तुम्हारे जैसे जो हाउस होल्ड हैं जो थोड़े थोड़े पैसे सेव करते हैं और वो पैसा जाकर बैंक में जमा करवा देते हैं, उस पर्पस के लिए सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स होते हैं। कहते सबसे पहले तो ये हाउस होल्ड के द्वारा खोला जाता है। मैंने लिखा नहीं, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हाउस होल्ड मेजर सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं, डिपॉजिट केप्ट बाय पब्लिक इन सेविंग्स अकाउंट। ठीक है जी। और दूसरी चीज बैंक पे इंटरेस्ट। कहते हैं जो भी डिपॉजिट आप सेविंग अकाउंट में करवाओगे उस पे बैंक आपको इंटरेस्ट देगा। ठीक है जी। आई होप आपको करंट अकाउंट भी समझ आ गया होगा और आपको सेविंग्स अकाउंट भी। करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस अनलिमिटेड थी, पर सेविंग्स अकाउंट में ट्रांजैक्शंस लिमिटेड होंगी जी। ठीक है जी। ये दो तरह के हमारे डिमांड डिपॉजिट्स हैं। दूसरे तरह के डिपॉजिट्स हमारे होते हैं जी टाइम डिपॉजिट्स। अब टाइम डिपॉजिट्स कौन से होते हैं? कहते हैं डिपॉजिट केप्ट इन बैंक फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी ऐसा डिपॉजिट जो आप एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जमा करवा रहे हो, डिपॉजिट करवा रहे हो बैंक में, उसको हम कहेंगे टाइम डिपॉजिट।
ठीक है जी। टाइम डिपॉजिट आप ना दो तरीके से कर सकते हो जी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 लाख रुपया है और वो 1 लाख रुपया ना मेरे को यूज का नहीं है बेसिकली। तो अब मेरे को ये है कि यार ये 1 लाख ना पड़ा पड़ा ही बढ़ जाए, तो मैं क्या करूंगा, वो 1 लाख लेकर जाऊंगा बैंक के पास और बैंक को कहूंगा सर ये पकड़िए 1 लाख, इसको आप फिक्स्ड डिपॉजिट कर दीजिए। फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब इसको आप अगले 1 साल, 5 साल, 3 साल के लिए लॉक कर दीजिए, मैं आपसे ये डिपॉजिट नहीं विड्रॉ करवाऊंगा। ठीक है। अब बैंक कहेगा ठीक है सर, अगले 5 सालों के लिए आपका 1 लाख हो गया हमारे पास फिक्स्ड डिपॉजिट। आफ्टर 5 ईयर हम आपको 1 लाख तो देंगे ही देंगे, उसके साथ उस पर ब्याज भी देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे। यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में वो कुछ ज्यादा होता है। नॉर्मल सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से जो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट पे इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा मिलता है आपको। दूसरी तरह के टाइम डिपॉजिट हमारे हो जाते हैं जी रिकरिंग डिपॉजिट। अब मैं दोबारा बैंक के पास गया, मैंने बैंक को कहा कि बैंक जी मैं पैसे तो सेव करना चाहता हूं बट मेरे पास ना इकट्ठा पैसा नहीं है। हर महीने कभी मेरे पास 1,000 बच जाता है, कभी मेरे पास 2,000 बच जाता है, कभी मेरे पास 3,000 बच जाता है। बैंक कहता है कि सर आप ऐसा कीजिए, अगले 5 सालों के लिए हर मंथ आप हमें 1,000 रुपया डिपॉजिट करवाया करो। कंडीशन ये है वो हर 1,000 रुपया जो आपने डिपॉजिट करवाया वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते 5 सालों तक। और 5 सालों बाद जितना भी पैसा आपका इकट्ठा होगा वो आपको विद इंटरेस्ट मिलेगा, जो इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा होंगे। आई होप आपको रिकरिंग डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट समझ आ गया होगा। टाइम डिपॉजिट दो तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड डिपॉजिट और एक रिकरिंग डिपॉजिट। और यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट्स भी दो तरह के होते हैं, एक करंट अकाउंट डिपॉजिट्स और एक सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट। यहाँ पे हमारा कमर्शियल बैंक का एक पार्ट खत्म होता है जी, जो है उसके फंक्शंस। आगे जी दूसरा फंक्शन जो कमर्शियल बैंक का है वो है एडवांसिंग लोन्स। कहते पहला फंक्शन तो कमर्शियल बैंक का था डिपॉजिट्स, एक्सेप्ट डिपॉजिट, जिसमें हमने देख लिया है कि डिपॉजिट कमर्शियल बैंक दो तरीके से एक्सेप्ट कर सकता है, या तो डिमांड डिपॉजिट्स या टाइम डिपॉजिट। और डिमांड डिपॉजिट दो तरह के होते हैं, या तो हमारे करंट अकाउंट डिपॉजिट्स या हमारे सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स। और टाइम डिपॉजिट भी बैंक के दो तरह के होते हैं, या फिक्स्ड डिपॉजिट्स या टाइम डिपॉजिट्स। अब फाइनली हम आ गए लोन्स पे। कहते जो कमर्शियल बैंक है वो लोन्स भी देता है लोगों को। पहले तरीके का लोन है कैश क्रेडिट। सिंपल है जी, बैंक गिव्स अ मनी लिमिट। बैंक आपको एक मनी लिमिट दे देगा। बैंक फॉर एग्जांपल आपको कहेगा सर हम आपको 1 लाख रुपए का लोन देते हैं। मैंने कहा ठीक है सर 1 लाख का लोन दे दीजिए, देन यू कैन टेक मनी व्हेन नीडेड। कहते बैंक मेरे को कहता है सर 1 लाख का लोन दे रहे हैं, आपने जब भी इसमें से विड्रॉ करवाना है आपकी मर्जी है, जितना विड्रॉ करवाना है करवा लो 1 लाख रुपए में से। मैंने कहा सर ठीक है 1 लाख तक का आप मेरे को लिमिट दे दीजिए, मैं 1 लाख में से कुछ पैसा विड्रॉ करवा लूंगा। कैश क्रेडिट वो लोन होगा बेसिकली जो पैसा मैं विड्रॉ करवाऊंगा अपनी लिमिट में से उसी पैसे पे मेरा ब्याज लगेगा। तो मैंने लिखा भी है बैंक गिव्स अ मनी लिमिट, यू कैन टेक मनी व्हेन नीडेड, यू पे इंटरेस्ट ओनली ऑन द मनी यू एक्चुअली टेक। ठीक है, बैंक आपको कैश क्रेडिट तो दे रहा है बट बैंक उतने ही पैसे पे ब्याज चार्ज करेगा जितना पैसा आप खर्च कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो। जो पड़ा उस पर कोई ब्याज चार्ज नहीं होगा। इसको कहा जाता है कैश क्रेडिट। दूसरा होता है जी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मेनली जो बैंक देता है वो देता है हमारे करंट अकाउंट होल्डर्स को। बैंक कहता है करंट अकाउंट होल्डर्स को कि सर देखो हम आज आपसे आपको ब्याज तो पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो लाइक ना हम आपसे कुछ चार्ज कर रहे हैं अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस का, तो सर ये ना थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, हमें ना मुनाफा तो हो नहीं रहा। आप बिजनेसमैन आप 200 300 ट्रांजैक्शन कर देते हो दिन की, पर हमें तो उस ट्रांजैक्शन पे कोई आपका चार्ज ही नहीं मिल रहा है। तो बैंक इस केस में कहता है कि जितने भी करंट अकाउंट होल्डर हैं उनको हम एक तरह का लोन देंगे जिसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अभी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में बैंक करंट अकाउंट होल्डर को कहेगा कि करंट अकाउंट होल्डर जी आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं, फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, वो 1 लाख तो है ही है पर आप 1 लाख से ज्यादा खर्च कर सकते हो। जो ऊपर का पैसा है वो बैंक आपको एज अ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। बैंक कहेगा कि सर 1 लाख आपके अकाउंट में है, 50,000 हम देते हैं, आप 1.5 लाख तक खर्च कर सकते हो, 50,000 का हमने आपको ओवरड्राफ्ट दे दिया, क्रेडिट दे दिया, क्योंकि आप हमारे करंट अकाउंट होल्डर हो। आई होप आपको ओवरड्राफ्ट भी पता लग गया होगा। देन है टर्म लोन। टर्म लोन सिंपल है जी, जो कुछ टाइम पीरियड के लिए बैंक लोन देगा आपको। फॉर एग्जांपल बैंक ने लोन दे दिया आपको 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, उसको कहा जाता है टर्म लोन। ये सारे हमारे फंक्शंस ऑफ
कमर्शियल बैंक्स थे जो हमने देख लिया, एक तो थे बेसिकली एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और दूसरे थे ग्रांटिंग लोन्स। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। फर्दर हम अपने चैप्टर पे चलते हैं जी। अगला टॉपिक हमारा है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। 4 से 6 नंबर में ये टॉपिक आपको देखने को मिलता है। मैक्सिमम टाइम बोर्ड्स के एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन यही है, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। ठीक है जी, देखते हैं क्या है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन इज द प्रोसेस। सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है, क्रेडिट क्रिएशन एक प्रोसेस है बाय विच कमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट लोन्स इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। ठीक है जी, दोबारा सुन लीजिए, क्रेडिट क्रिएशन इज द प्रोसेस बाय विच कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट लोन। कमर्शियल बैंक लोन को क्रिएट कर पा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यू डिपॉजिट्स। क्रेडिट क्रिएशन सिंपल है जी, जब भी कमर्शियल बैंक क्रेडिट लोन क्रिएट कर दे इन द फॉर्म ऑफ न्यू डिपॉजिट्स, उसको कहेंगे क्रेडिट क्रिएशन। अभी समझेंगे, जब हम इसकी डिटेल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। फाइनली प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाद में देखते हैं, सबसे पहले चलते हैं अपने क्रेडिट क्रिएशन के टेबल पे, उसके बाद हमारे को सारे पॉइंट समझ आ जाएंगे। सिंपल बात है, आज मैं आपको एक स्टोरी बता दूं क्रेडिट क्रिएशन की, वो स्टोरी अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। जब भी कमर्शियल बैंक के पास कोई डिपॉजिट आता है, फॉर एग्जांपल मैं बैंक के पास गया, फॉर एग्जांपल मैं XYZ कमर्शियल बैंक के पास गया, मैंने उन लोगों को 1000 रुपया डिपॉजिट करवाया। ठीक है जी, कमर्शियल बैंक जब मेरा 1000 रुपया कमर्शियल बैंक के पास जाएगा तो उस 1000 रुपए के कमर्शियल बैंक 2 हिस्से कर देगा। ठीक है जी, दोबारा सुन लीजिए ध्यान से, कमर्शियल बैंक के पास जब मैं 1000 रुपया डिपॉजिट करवाने गया तो उस 1000 रुपए के कमर्शियल बैंक ने 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्से को बोला जाएगा कैश रिजर्व्स, ठीक है, और दूसरा हिस्सा उसको बोला जाएगा लोन अमाउंट। ठीक है जी, तो मैंने फॉर एग्जांपल 1000 रुपए कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट करवाए, जो मैं फिजिकली जाकर पैसा डिपॉजिट करवा रहा हूं उसको कहा जाता है प्राइमरी डिपॉजिट। 1000 रुपया मैंने कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट करवाया और बैंक ने मेरे 1000 रुपए के 2 हिस्से कर दिए जी। एक हिस्से को कहा गया कैश रिजर्व और दूसरे हिस्से को कहा गया लोन। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल बैंक का एक पॉलिसी थी कि बैंक के पास कोई भी डिपॉजिट आएगा तो हमेशा बैंक 10% रिजर्व अपने पास रखेगा। अभी समझेंगे क्यों रिजर्व रखता है बैंक। तो 1000 रुपए का 100 रुपया रिजर्व बैंक ने अपने पास रख दिया और बाकी बचे हुए 900 रुपए का बैंक ने फर्दर लोन दे दिया। अब दूसरी चीज मेरी ये ध्यान में रख लो, जब भी बैंक किसी को लोन देता है तो ऐसा थोड़ी है बैंक 900 रुपया उसको हाथ में पकड़ा देगा, नहीं। जब भी बैंक किसी को लोन देगा, बैंक उस व्यक्ति का अकाउंट खोलेगा अपने बैंक में और उस अकाउंट में 900 रुपया डाल देगा। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे 1000 रुपए में से 100 रिजर्व रखा गया और 900 का लोन ग्रांट किया गया। जिस भी व्यक्ति को ये लोन दिया गया उस व्यक्ति का बैंक ने अकाउंट खोल दिया जी। उस व्यक्ति का बैंक ने अकाउंट खोला और उस अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया 900 रुपए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दोबारा सुन लीजिए, मैंने 1000 रुपया डिपॉजिट करवाया, उसमें से बैंक ने 100 रुपया रिजर्व रखा, बाकी बचा हुआ 900 रुपया किसी को लोन दे दिया और जिस व्यक्ति को लोन दिया उसके अकाउंट में बैंक ने 900 रुपया डिपॉजिट कर दिया। इस डिपॉजिट को कहेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट। अब इस 900 रुपए में से बैंक की तो एक पॉलिसी है कि जब भी कोई डिमांड डिपॉजिट आए तो उसका क्या करना है, तो उसमें से कुछ हिस्सा रिजर्व कर देना है और कुछ हिस्सा लोन दे देना है। तो इस 900 रुपए में से फिर दोबारा से बैंक ने 10% मतलब कि 90 रुपए रिजर्व रख लिया और बाकी बचा हुआ 810 किसी को लोन दे दिया। अब बैंक की तो पॉलिसी है, जब भी बैंक ने किसी को लोन देना है तो ऐसा थोड़ी है 810 रुपए उसके हाथ में पकड़ाएगा बैंक। बैंक 810 रुपए उस व्यक्ति के अकाउंट में डिपॉजिट करवा देगा और जब भी बैंक के पास डिपॉजिट आएगा उसमें से कुछ रिजर्व एंड सो ऑन बाकी का लोन। तो ऐसे करते करते मेरे 1000 रुपए के कारण बैंक बार बार लोन देता जाएगा लोगों को और कुछ रिजर्व अपने पास रखता जाएगा। अब मैटर ये आता है कि यार ये जो प्रोसेस है कि बैंक बार बार लोन दे जा रहा है, ये बैंक कब तक लोन देगा, क्या लिमिट है बैंक की। तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला है, वो है क्रेडिट मल्टीप्लायर, जिसको मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। कहते हैं आपके प्राइमरी डिपॉजिट का कितने गुना आप लोन दे सकते हो, जितने भी गुना लोन दे सकते हो वहां पे बैंक का एंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/LRR। LRR का मतलब है लीगल रिजर्व रेशियो। बेसिकली
जो कैश रिजर्व है इसको ही हम कह देते हैं LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, जो बैंक ने अपने पास रखी है। तो मैंने फॉर्मूला बोला क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/CRR, और LRR हमारे पास था 10%, तो मैंने 1/10% किया, तो मेरे पास आंसर आया 10 टाइम्स। 10 टाइम्स मेरे पास आंसर आ चुका है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को क्रेडिट मल्टीप्लायर से पता लग गया जब तक मैं अपने डिपॉजिट का, प्राइमरी इनिशियल डिपॉजिट का 10 गुना डिपॉजिट नहीं कर लेता तब तक मैं ये क्रेडिट क्रिएशन करता रहूंगा। तो 1000 का 10 गुना हुआ 10,000, तो मैंने यहां पे लिख दिया 10,000। जब तक टोटल डिपॉजिट 10,000 नहीं हो जाता तब तक क्रेडिट क्रिएट होता जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला इसका है जी टोटल मनी क्रिएशन। टोटल मनी क्रिएशन होगी कितने की, तो प्राइमरी या इनिशियल डिपॉजिट्स इंटू 1/LRR, जो होगा प्राइमरी डिपॉजिट मेरा था 1000 रुपया इंटू 1/10%, जो मेरे पास आ गया 10,000 रुपया। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। और अगर हमारा प्राइमरी टोटल डिपॉजिट 10,000 बन जाता है तो डिपॉजिट का तो रूल है, उसमें से 10% हमने रिजर्व रखना है, तो 1000 रुपया रिजर्व, बाकी बचा हुआ 9,000 रुपए का बैंक आपको लोन दे चुका है। आई होप आपको ये पूरा मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। पर बस इतना याद रखना, जो मैं फिजिकली जाकर बैंक में पैसा डिपॉजिट करा के आया था उसको कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट, बाकी जो लोन के कारण बैंक ने डिपॉजिट किए हैं उसको कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल मनी क्रिएशन और क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर, ध्यान रखना जी इन फॉर्मूलाज का। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। फाइनली अब हम अपनी पिछले वाली पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं जी। हाँ, अब क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, बैंक क्रिएट क्रेडिट जी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। बिल्कुल हमने देख लिया है, बैंक बार बार डिमांड डिपॉजिट्स के फॉर्म में क्रेडिट क्रिएट कर रहा है। ये देखो, बैंक ने ये लोन्स थे और ये ही हमारे डिपॉजिट्स हो रहे हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट्स हो रहे हैं। तो डिमांड डिपॉजिट्स के फॉर्म में बैंक बार बार क्रेडिट क्रिएट कर रहा है। बैंक होल्ड पार्ट ऑफ मनी पीपल कीप इन देयर बैंक डिपॉजिट। बिल्कुल हमने ये भी पढ़ लिया, कहते जो भी लोग अपना बैंक में पैसा जमा करवाने आते हैं या करवा कर आते हैं, तो बैंक उसका क्या करता है, उस पैसे में से कुछ हिस्सा बैंक अपने पास रख लेता है और बाकी बचा हुआ हिस्सा बैंक लोन दे देता है। तीसरा पॉइंट है द प्रपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट बैंक कीप विद इटसेल्फ। कहते हमने अभी पढ़ा कि जो भी बंदा बैंक में डिपॉजिट करवाने जाएगा उसका कुछ हिस्सा बैंक अपने पास रख लेगा और कुछ हिस्सा लोन दे देगा। कहते जो हिस्सा बैंक अपने पास रख रहा है, जिसको हम लीगल रिजर्व रेशियो कह रहे हैं, ठीक है, वो हिस्सा बैंक अपने पास इसलिए रख रहा है ताकि कल को कभी भी कोई विड्रॉ कराने आए तो बैंक के पास कुछ पैसा तो हो उसको पैसा वापस करने के लिए। और हमारे जो कैश रिजर्व होते हैं, जो भी हिस्सा बैंक अपने पास रख रहा है, उसमें एक तो बैंक का आता है वॉल्ट कैश। जितना भी बैंक के खजाने में, बैंक के वॉल्ट में पैसा पड़ा है वो सारा हमारा कैश रिजर्व का पार्ट है। और दूसरी चीज डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। कहते जो भी डिपॉजिट कमर्शियल बैंक आरबीआई को पे करता है वो सारा भी लीगल रिजर्व रेशियो का पार्ट है। आई होप आपको ये क्रेडिट क्रिएशन का पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। इसमें आखिरी चीज जो हमने समझनी है वो है जी रिलेशनशिप बिटवीन मनी मल्टीप्लायर, लीगल रिजर्व रेशियो, क्रेडिट मल्टीप्लायर। बड़ा सिंपल है, कहते अगर एलआरआर ज्यादा है या अगर एलआरआर कम है तो मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा, क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगी। अगर एलआरआर ज्यादा है तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया हुआ है। जब लीगल रिजर्व रेशियो 10% थी, ये वो रिजर्व है जो बैंक अपने पास रख रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर बैंक अपने पास पैसा ज्यादा रखेगा तो बैंक के लोन कम हो जाएंगे, क्योंकि दो हिस्से हैं ना, बैंक किसी भी डिपॉजिट के दो हिस्से करेगा। एक हिस्सा बैंक अपने पास रिजर्व रखेगा जिसको कैश रिजर्व या एलआरआर कह दिया जाता है, और दूसरा हिस्सा बैंक लोन दे देता है, क्रेडिट क्रिएट कर देता है। अगर बैंक ने पैसा अपने पास ज्यादा रख लिया तो ऑब्वियस सी बात है बैंक लोन कम दे पाएगा। पर अगर बैंक अपने पास कैश रिजर्व या एलआरआर कम रखता है तो बैंक लोन ज्यादा दे पाएगा। और यही रिलेशन मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि एलआरआर कम होगा तो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगी, एलआरआर ज्यादा होगी तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगली शीट पे चलते हैं जी। फाइनली हमारा पूरा कमर्शियल बैंक कंप्लीट हो चुका है। हमारे दूसरा पार्ट आ चुका है चैप्टर का, जो है सेंट्रल बैंक। ठीक है जी, सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री का है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है। हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, हमारी कंट्री का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब कहते हैं जो सेंट्रल बैंक है ना,
वो अपेक्स इंस्टीट्यूशन है। अपेक्स इंस्टीट्यूशन का मतलब है सुप्रीम, सबसे ऊपर। कहते हैं जितने भी हमारे बैंकिंग या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हैं उनका सबका फादर, पापा, अपेक्स इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम, वो कौन है? आरबीआई। डज नॉट डील विद पब्लिक। अब राजा थोड़ी प्रजा से बात करता है, तो ये आरबीआई लोगों से डील नहीं करता है, ये बैंकों से डील करता है, ये सरकार से डील करता है। अभी देखेंगे इसके फंक्शंस में। देन हैज एक्सक्लूसिव राइट टू इशू करेंसी। बिल्कुल जी, कहते जितनी भी पेपर नोट, जितनी भी करेंसी इशू की जा रही है वो सारी की सारी सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री के द्वारा इशू की जा रही है। हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई। आरबीआई सारी करेंसी, सारे पेपर नोट्स इशू करता है। एक इसमें लूप है जी, सिर्फ एक रुपए का नोट ही आरबीआई इशू नहीं करता, उसके अलावा जितनी भी कीमत के नोट है हर एक कीमत का नोट आरबीआई इशू करता है। मैंने स्पेशली यहाँ पे स्टार मार्क भी किया है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। 1 रुपए का नोट इशू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और कॉइन्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किए जाते हैं इशू जी। बाकी सारी करेंसी इशू की जाती है हमारे सेंट्रल बैंक के द्वारा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फाइनली हम चलते हैं जी फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक पे। पहला फंक्शन सिंपल है जी, बैंक ऑफ इशू कर चुके हैं। जो एक्सक्लूसिव राइट का मतलब है मोनोपोली। हमारी कंट्री में आरबीआई को छोड़ के कोई भी नोट नहीं छाप सकता है, एक्सक्लूसिव राइट है नोट प्रिंटिंग का हमारे आरबीआई के पास। और दूसरी चीज मैंने इसमें लिखी है, जो भी आरबीआई पैसा छापेगा, जो भी करेंसी आरबीआई प्रिंट करेगा वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर होगी। अब ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या है? बहुत से बार ऐसा होता है कि हम कुछ टर्म्स को छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट टर्म है। कहते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब है कि ये अनलिमिटेड है। बेसिकली इसको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगर आरबीआई की करेंसी मैं किसी को भी देकर आता हूं तो वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा ये पैसे। ठीक है जी। अगर आप इंडिया में हो और अगर आपके पास इंडियन करेंसी है स्पेशली इशूड बाय आरबीआई, तो वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। आप किसी को भी कितनी भी अमाउंट में वो दे सकते हो, कोई आपको मना नहीं कर सकता। दूसरी चीज, एक होते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर है जी कॉइन्स। अब ऐसा थोड़ी है कि कॉइन्स आप किसी को भी कितने, फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने क्या किया, 500 रुपए का तेल डलवाया और 500 रुपए के सिक्के लेके चला गया बेचारा कि यार ये लो पकड़ो अंकल जी 500 रुपए के कॉइन्स और गिन लो इसको। उसने तेल डलवा दिया, वो बेचारा पूरी दिहाड़ी गिन रहा है कि यार ये 500 हैं कि नहीं, 1-1 रुपए के सिक्के। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा, आरबीआई ने कहा कि भाई जो कॉइन्स हैं वो लिमिटेड लीगल टेंडर हैं। अगर आप किसी को एक अमाउंट से ज्यादा कॉइन्स दोगे तो वो रिजेक्ट कर सकता है, पर जो करेंसी है, पेपर नोट है, वो हमारे अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, उसको आप मना नहीं कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दूसरे हमारे पास है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। कहते हैं जो सेंट्रल बैंक है वो सरकार का भी बैंक है। अब देखते हैं सरकार का बैंक कैसे है। सबसे पहले कैरिंग आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। कहते हैं सरकार के जितने भी बैंकिंग बिजनेस है, सरकार के करंट अकाउंट, सरकार के सेविंग्स अकाउंट, सरकार की एफडी, सरकार को कुछ भी अकाउंट है, कुछ भी तरह का बैंक के रिलेटेड काम है, वो कौन करेगा? वो करेगा आरबीआई। कैरिंग आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरी चीज, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। सरकार ने कभी लोन लेना है, सरकार को कभी लोन देना है, अकाउंट किसके पास है? सरकार के, आरबीआई के पास। तो आरबीआई या सेंट्रल बैंक ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट लोन ग्रांट भी करता है और एडवांसेस भी देता है। अगली चीज है जी मैनेजिंग पब्लिक डेट। कोई भी पब्लिक डेट है जी, वो भी कौन मैनेज करेगा? आरबीआई मैनेज करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद है एडवाइजर। सरकार को कभी भी फाइनेंस रिलेटेड कोई एडवाइस चाहिए तो कौन है? आरबीआई है, आरबीआई से एडवाइस ले लेगा। देन फर्दर है हमारे पास एजेंट टू द गवर्नमेंट। सरकार की कोई भी डील हो रही है, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल डील हो रही है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आरबीआई वो डील को एज अ एजेंट काम कर सकता है, उसको क्रैक कर सकता है। फर्दर जी आगे चलते हैं। अगला फंक्शन है हमारा बैंकर्स बैंक और सुपरवाइजर। कहते हैं बैंकों का भी बैंक कौन है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक। और सुपरवाइजर का काम भी कौन करता है? आरबीआई। सबसे पहले देखते हैं बैंकर्स बैंक। कहते हैं बैंकर्स बैंक आरबीआई है। एज अ बैंकर्स बैंक सबसे पहले कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कैश रिजर्व क्या था? जो भी पैसा कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट्स का, इनिशियल डिपॉजिट्स का। अब मैंने आपको पढ़ाया था जो कैश रिजर्व्स हैं उसके 2 हिस्से होते हैं जी, ठीक है। एक हिस्सा तो कैश रिजर्व कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा और दूसरा हिस्सा कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखेगा।
बेसिकली सिंपल सी बात है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने आपको क्रेडिट क्रिएशन में बोला कि यार मैंने 1,000 रुपया डिपॉजिट करवाया, बैंक ने उस 1,000 रुपये का क्या किया, उस 1,000 रुपये में से 100 रुपया तो रख लिया अपने पास, 900 रुपये का दे दिया लोन। ठीक है जी। अब जो 100 रुपया कैश रिजर्व बैंक ने अपने पास रखा है ना, उस 100 रुपये में से कुछ हिस्सा बैंक अपने पास कैश में रख लेगा और कुछ हिस्सा बैंक को जो बैंक है वो आरबीआई को डिपॉजिट करवा देगा। तो क्या मैं कह सकता हूं मेरे प्राइमरी डिपॉजिट का कुछ हिस्सा कमर्शियल बैंक किसकी कस्टडी में दे रहा है, बेसिकली आरबीआई की कस्टडी में दे रहा है। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, कि कुछ रिजर्व कमर्शियल बैंक आरबीआई को भी देता है तो उसकी कस्टडी आरबीआई के पास होती है। दूसरा पॉइंट, क्लीनिंग हाउस फंक्शन। अब ऐसा होता है कि कभी भी मैंने चेक काट के दिया, फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट है कोई XYZ बैंक में और मैंने एसबीआई को चेक काट के दे दिया, ठीक है, और एसबीआई में एक व्यक्ति वो चेक लेकर गया और एसबीआई ने तुरंत उसको पैसे दे दिए। अब शाम को ना जब सारे बैंकों वाले मिलते हैं तो ये सारे ना एक दूसरे से चेक एक्सचेंज करते हैं और जिसका जितना बैलेंस है वो क्लियर करते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने फॉर एग्जांपल मेरा एक्सिस बैंक में अकाउंट था, एक्सिस बैंक का चेक काट के मैंने एसबीआई के कस्टमर को दे दिया। ठीक है जी। अब एसबीआई का कस्टमर अपने बैंक में वो चेक लेकर गया और उसके अकाउंट में एसबीआई ने उतने पैसे डाल दिए। अब एसबीआई शाम को क्या करेगा, मेरे बैंक के पास आएगा, एक्सिस बैंक के पास, और उससे वो चेक विड्रॉ करके पैसे वापस ले लेगा। अगर शाम को एसबीआई पैसे लेने जब गया और एक्सिस बैंक पैसे देने से मुक्कर गया कि भाई हम नहीं देते चेक के पैसे, तो कौन विवाद सॉल्व करेगा? तो ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन का जो फंक्शन होता है वो भी आरबीआई ही सॉल्व करता है। कहते हैं कभी भी दो बैंकों के बीच में विवाद हो जाए, चेक क्लियर ना हो, तो हमेशा आरबीआई उस विवाद को सॉल्व करेगा। और एज अ सुपरवाइजर मेक श्योर दैट कमर्शियल बैंक फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स। बिल्कुल, कहते हैं सुपरवाइज भी करता है आरबीआई। आरबीआई ना जांच रखता है कि यार क्या कमर्शियल बैंक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं फॉलो कर रहे तो वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स में। आगे है जी लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है आखिरी घर। आरबीआई फादर है, कभी भी अगर आपके पास पैसे खत्म हो जाएं तो आप किसके पास जाओगे? अपने फादर के पास जाओगे, अपने पेरेंट्स के पास जाओगे। तो बैंकों का फादर कौन है? आरबीआई। अगर कभी भी बैंकों के पास पैसे खत्म हो जाए या पैसे की जरूरत है तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, उधार कौन देगा? आरबीआई देगा। इसलिए इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोला जाता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितना भी कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है उसकी कस्टडी किसके पास है? आरबीआई के पास है। बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और लास्ट है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। बिल्कुल, हमने कहा कि यार जब भी आप क्रेडिट क्रिएट करोगे तो दो हिस्से होंगे क्रेडिट के, एक हिस्से को कहेंगे कैश रिजर्व और दूसरे हिस्से को कहेंगे लोन। ठीक है। अब ये कौन बताएगा कमर्शियल बैंक को कितना % कैश रिजर्व रखना है? कौन बताएगा? आरबीआई बताएगा। बेसिकली अगर कैश रिजर्व ज्यादा होगा तो क्रेडिट कम होगा, अगर कैश रिजर्व कम होगा तो क्रेडिट ज्यादा होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आरबीआई कंट्रोल करता है क्रेडिट को। अगर आरबीआई ने कैश रिजर्व ज्यादा रखने को बोला है तो क्रेडिट कम होगा इकोनॉमी में, पर उसी जगह पे अगर कैश रिजर्व कम रखने को बोला है तो क्रेडिट ज्यादा। तो आरबीआई कभी भी कैश रिजर्व को कम ज्यादा करके क्रेडिट को कम ज्यादा कर सकता है। आई होप आपको सारे फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। 4 मार्क्स में आपको फंक्शन आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल बैंकर्स बैंक फंक्शन आ जाएगा, सारा लिख देना। फॉर एग्जांपल जो मेजर है वो ये है बैंकर्स टू गवर्नमेंट, इसमें ये 5 पॉइंट हम लिख चुके हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगला आ सकता है लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो आपको सीधे सीधे लिखने हैं। फर्दर हमारे पास आता है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। कहते हैं जो आरबीआई है वो कंट्रोलर है मनी सप्लाई का और क्रेडिट का। दोबारा सुन लीजिए, आरबीआई या सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता है। अभी मैंने बताया ही था कि अगर कैश रिजर्व ज्यादा हो गया तो क्रेडिट कंट्रोल कम हो जाएगा या क्रेडिट कम हो जाएगा, अगर कैश रिजर्व कम हो गया तो क्रेडिट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं कौन से तरीकों से आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता है। तो सबसे पहले आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करता है उसकी पॉलिसी से, जिसको कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। जब भी आरबीआई को क्रेडिट कंट्रोल करना है, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्रेडिट कंट्रोल करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, याद रखना। आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करता है। ठीक है जी। मॉनेटरी पॉलिसी में 2 चीजें हैं, पहला है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरा है
क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सीधा सीधा 6 मार्क्स का टॉपिक है जी ये आपका, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, सीधा 6 नंबर का टॉपिक है। तो पहले पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, बड़े सिंपल तरीके से मैंने करवा रखे हैं, आप बड़े ध्यान से सुनना, आपको इजीली समझ आ जाएगा सर। सबसे पहला क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है बैंक रेट, ठीक है जी। सबसे पहला क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है बैंक रेट। कहते हैं जब भी सेंट्रल बैंक लोन देता है, क्रेडिट देता है कमर्शियल बैंक को, ये एरोज भी बना लेना, जब भी सेंट्रल बैंक लोन देगा कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है जी, उस पे जो ब्याज लगेगा उसको बोला जाता है बैंक रेट। दोबारा बता रहा हूं, सेंट्रल बैंक जब भी लोन देगा कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए, उस पे जो ब्याज चार्ज होगा उसको बोला जाता है बैंक रेट, ठीक है जी। सिंपल सी बात है, अगर इन्फ्लेशन होगी मतलब मनी सप्लाई ज्यादा है। चलो एक और चीज लाइक बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, अगर कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा लोन होगा तो कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसे क्रिएट कर पाएगा, ज्यादा लोन बांट पाएगा, और अगर कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम होगा तो वो कम पैसा बांट पाएगा इकोनॉमी में। बेसिकली तो मतलब अगर मेरे को क्रेडिट कंट्रोल करना है तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम कर दो, अगर क्रेडिट ज्यादा करना है तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा कर दो, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, पहली सिचुएशन इसमें आती है जी इन्फ्लेशन। कहते हैं जब भी बहुत ज्यादा महंगाई है, महंगाई होती कब है, बेसिकली महंगाई तब होती है जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, हर एक व्यक्ति के पास परचेजिंग पावर है, हर व्यक्ति खरीद सकता है, हर व्यक्ति डिमांड कर रहा है। अगर डिमांड हर व्यक्ति कर रहा है तो ऑब्वियसली जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है तो प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। तो अगर इन्फ्लेशन है मतलब मनी सप्लाई ज्यादा है, मनी सप्लाई ज्यादा है तो आरबीआई क्या करेगा, इकोनॉमी में से मनी निकाल लेगा। कैसे निकाल लेगा, बैंक रेट ज्यादा करके। आरबीआई क्या करेगा, कमर्शियल बैंक को लोन देना बंद कर देगा, ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली आरबीआई ना सिंपल करेगा, ये बैंक रेट को बढ़ा देगा बहुत ज्यादा, ताकि कमर्शियल बैंक दोबारा दोबारा कटोरा लेके आए ना, ठीक है जी। तो अगर इन्फ्लेशन है तो बैंक रेट ज्यादा, अगर डिफ्लेशन है तो बैंक रेट कम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दूसरा हमारे पास आता है जी रेपो रेट। रेपो रेट भी सेम है बैंक रेट जैसा ही। एक और चीज देख लेना, बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी बोला जाता है। चलो जी, रेपो रेट के बारे में सुनिए। कहते हैं रेपो रेट में भी सेम है, दोबारा से कमर्शियल बैंक आया कटोरा लेके किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास। कहता सर प्लीज लोन दे दो, सेंट्रल बैंक ने लोन दे दिया, ठीक है, बट इस बार लोन दिया शॉर्ट टर्म के लिए, और उस लोन पर जो ब्याज चार्ज किया जाएगा उसको कहा जाता है रेपो रेट, ठीक है जी। जब भी कमर्शियल बैंक जाए लोन लेने सेंट्रल बैंक के पास और सेंट्रल बैंक उसको लोन दे दे फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उस लोन पे जो ब्याज लगेगा उसको कहा जाएगा रेपो रेट। अब सिंपल सेम रूल है जी, अगर पैसे नहीं देने, अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो रेपो रेट ज्यादा कर दो, ताकि बैंक बार बार से, कमर्शियल बैंक बार बार से लोन मांगने ना आए। और उसी जगह पे अगर मनी सप्लाई कम है तो रेपो रेट कम कर दो, ताकि कमर्शियल बैंक जल्दी जल्दी पैसा उधार लेने आए और जल्दी जल्दी इकोनॉमी में पैसा बांट दे। चलो जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला हमारा टॉपिक है जी रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट सिंपल है जी, कहते हैं इस बार ना कमर्शियल बैंक कटोरा लेकर नहीं आ रहा, इस बार कुदरती कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा सरप्लस आ गया। अब कमर्शियल बैंक कहेगा कि यार इकोनॉमी में लोन की तो जरूरत नहीं है, पैसा मेरे पास ज्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ, ये पैसा ना सेंट्रल बैंक मतलब पापा के पास डिपॉजिट करवा देता हूँ, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक अपने फादर के पास ये पैसा सरप्लस डिपॉजिट करा देगा। अब कमर्शियल बैंक कहेगा कि सर इतना पैसा डिपॉजिट करा रहा हूँ, कुछ ब्याज तो दो। तो आरबीआई कहेगा, सेंट्रल बैंक कहेगा ठीक है सर आपको ब्याज दे दिया जाता है, जो भी ब्याज सरप्लस पे दिया जाएगा कमर्शियल बैंक को उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है जी। जो भी पैसा कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करवा रहा है आरबीआई के पास और आरबीआई उस पे जो ब्याज चार्ज कर रहा है उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। अब सिंपल है, इन्फ्लेशन मतलब मनी सप्लाई, कहते हैं जब भी मनी सप्लाई ज्यादा है तो रिवर्स रेपो रेट ज्यादा कर दो, ठीक है जी। जब भी मनी सप्लाई ज्यादा है तो रिवर्स रेपो रेट ज्यादा कर दो। बेसिकली मनी सप्लाई ज्यादा है तो बैंक क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई ना सारा पैसा अपने पास रख लेगा कमर्शियल बैंक से लेके, उसको लालच दे देगा कि सर ऐसा करो 12% ब्याज है, मेरे पे डिपॉजिट करा दो, क्या लोन लेके रिस्क ले रहे हो आप, अब ऐसा करो 12% मैं दूंगा आपको साल का ब्याज,
जितना भी पैसा है इंस्टेड ऑफ गिविंग लोन आप हमें वो डिपॉजिट करवा दीजिए, ठीक है। और अगर डिफ्लेशन होगी तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कम हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे है जी OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस बाय सेंट्रल बैंक। जब भी ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट मतलब खुला बाजार है, उसमें कुछ ऑपरेशंस कर रहे हैं। ऑपरेशंस क्या होते हैं जी मार्केट में? सेल परचेज। जब भी आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज को सेल करे या परचेज करे इन ओपन मार्केट, उसको कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो सिंपल बात है, जब भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है, बेसिकली इन्फ्लेशन है, महंगाई है, मनी सप्लाई ज्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगा? ओपन मार्केट ऑपरेशंस में अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर देगा, ठीक है जी। जब पैसा बहुत ज्यादा है इकोनॉमी में तो आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज को बेच देगा और लोग जल्दी जल्दी आएंगे आरबीआई की सिक्योरिटीज खरीदने, आरबीआई उनको सिक्योरिटी देगा और बदले में आरबीआई को पैसा मिल जाएगा। हो गया इकोनॉमी से पैसा खत्म, ठीक है जी। आरबीआई अपनी सिक्योरिटी सेल करेगा और लोगों से जो एक्सेस मनी था वो अपने पास रिजर्व कर लेगा। और जब डिफ्लेशन है, मनी सप्लाई कम है, तो आरबीआई क्या करेगा? अब आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज को परचेज करना शुरू करेगा ज्यादा दामों में, ताकि इकोनॉमी में लोग जाकर आरबीआई को बेचे और आरबीआई उनसे खरीदे और आरबीआई उनको पैसा दे ज्यादा ज्यादा, ताकि मनी सप्लाई बढ़ सके। आई होप आपको ओएमओ समझ आ गया होगा। आगे है जी हमारे पास लीगल रिजर्व रेशियो। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, दो तरह की रिजर्व रेशियो हो सकती है, एक सीआरआर, एक एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर को जोड़कर बनता है लीगल रिजर्व रेशियो, एलआरआर। सबसे पहले देखते हैं सीआरआर जी। सीआरआर का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो। जो कैश रिजर्व बैंक अपने पास रख रहा है उसके भी दो हिस्से होते हैं, ठीक है जी। कहते हैं जो कैश रिजर्व बैंक अपने पास रख रहा है उसके दो हिस्से हैं। एक पैसा तो बैंक अपने पास रखेगा और एक पैसा बैंक जाके डिपॉजिट करा देगा आरबीआई को। जितने प्रतिशत बैंक पैसा अपने पास रखता है उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और जो पैसा आरबीआई को डिपॉजिट करवा देता है उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, ठीक है जी। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं। मैंने 1000 रुपया डिपॉजिट करवाया आरबीआई को, इस डिपॉजिट को कहा जाएगा प्राइमरी डिपॉजिट। मैंने कमर्शियल बैंक को 1000 रुपया डिपॉजिट कराया, इस 1000 रुपये को कहा जाएगा प्राइमरी डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक ने क्या किया? इस 1000 रुपये के दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा कर दिया 100 रुपए का और एक कर दिया 900 का, ठीक है जी। कमर्शियल बैंक कहता कि ये 900 रुपए का तो मैं बांटूंगा लोन और ये 100 रुपए मेरे हैं कैश रिजर्व। कमर्शियल बैंक कहता कि यार ये जो 100 रुपए कैश रिजर्व है ना, इसके भी आगे मैं फर्दर दो टुकड़े करूंगा। एक टुकड़े को कह दो 20 रुपए और एक कह दो 80 रुपए। कमर्शियल बैंक कहता है ये 20 रुपए तो मैं रखूंगा अपने पास, अपने पास, ठीक है, और ये 80 रुपए मैं दूंगा अपने पापा को। पापा कौन थे? आरबीआई, ठीक है। तो जो भी प्रतिशत पैसा अपने पास रख रहा है कमर्शियल बैंक, उसको कहेंगे एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और जो पैसा अपने पापा के पास डिपॉजिट करवा रहा है उसको कहेंगे सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है। सिंपल बात है, सीआरआर बढ़े चाहे एसएलआर बढ़े, अगर दोनों में से कोई भी बढ़ता है तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगी। अगर सीआरआर कम हो चाहे एसएलआर कम हो, दोनों में से कोई भी कम होता है तो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा हो जाएगी। देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन एलआरआर एंड क्रेडिट क्रिएशन, या हम कह सकते हैं देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन सीआरआर एंड क्रेडिट क्रिएशन, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन एसएलआर एंड क्रेडिट क्रिएशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं जी। लास्ट शीट हमारी है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। कहते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले है मार्जिन रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, मैं बैंक से लोन लेने गया जी, मैंने बैंक को कहा कि बैंक जी प्लीज मेरे को लोन दे दो 10,000 रुपए का। बैंक कहता सर लोन तो दे देंगे, आपको ना कुछ कोलेटरल रखना होगा। मैंने कहा सर कितना कोलेटरल रखना है बताइए। बैंक कहता सर कोलेटरल ना आपको कम से कम 15,000 का रखना होगा। मैंने कहा यार 10,000 का लोन लेना है, 15,000 का कोलेटरल, ये कैसे मैनेज होगा? तो बैंक कहता है सर रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी तो रखनी पड़ेगी। तो जो मेरे बैंक के लोन की वैल्यू और कोलेटरल की वैल्यू के बीच का डिफरेंस है 5,000, इस 5,000 को कहा जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर ये मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, फॉर एग्जांपल तो छोटी फिगर्स थी, फॉर एग्जांपल ऐसा ले लो 1 लाख का लोन मेरे को चाहिए। बैंक कहता सर 1,80,000 रुपए की सिक्योरिटीज रख दो, कोलेटरल रख दो, गिरवी रख दो कुछ।
मैं कहूंगा यार क्या फायदा, ऐसे ही 2 लाख की चीज में, 2 लाख के करीब की चीज में बैंक के पास गिरवी रखूंगा, बेटर है मेरे को नहीं लोन लेना, ठीक है। बट उसी जगह पे अगर 1 लाख के लोन के लिए सिर्फ 1,05,000-7,000 की सिक्योरिटी मेरे को सबमिट करवानी पड़े तो मैं भाग के लोन दूंगा। तो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो लोन कम बिकेंगे, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम है तो लोन ज्यादा बिकेंगे। आई होप आपको पहला क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट समझ आ गया होगा। दूसरा है जी मोरल सुएजन। मोरल सुएजन का मतलब है बैंक, आरबीआई क्या करेगा, परसुएजन करेगा और प्रेशराइज करेगा कमर्शियल बैंक्स को। अगर आरबीआई के जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं किया जाएगा तो आरबीआई प्रेशर भी करेगा और परसुएजन भी करेगा सारे कमर्शियल बैंक्स की। लास्ट है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। आरबीआई क्रेडिट को भी कंट्रोल करता है जी। आरबीआई बताएगा, आरबीआई चैनलाइज करवाएगा जी क्रेडिट को। जैसे कि अगर पॉजिटिव करना हो आरबीआई ने तो आरबीआई करेगा चैनलाइज टू द प्रायोरिटी सेक्टर। आरबीआई कहेगा यार लोन उनको जो जो प्रायोरिटी सेक्टर है उनको ना दो जो प्रायोरिटी पे नहीं है। और नेगेटिव इंपैक्ट कैसे रहेगा, रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर सेक्टर। नेगेटिव भी हो सकता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कि यार आरबीआई ने कह दिया कि यार कुछ ही सेक्टर को लोन देना है बाकी को नहीं देना, रिस्ट्रिक्टेड है लोन। ये सारा हमारा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मैंने यहाँ पे शायद गलत लिख दिया, आप प्लीज क्लियर कर लेना। ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं जी सारे, QUALITATIVE, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ये सारे के सारे हमारे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं और पिछले हमारे सारे थे जी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी बहुत अच्छे से। ये हमारा एक डिटेल्ड लेक्चर ही था। एज सच आप हमारी वीडियोस को लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने रिव्यूज जरूर दीजिए कमेंट्स में। थैंक यू सो मच।